नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। उत्तराखंड की विकास यात्रा की एक झलक भारत पर्व के अवसर पर लाल किले पर देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि झांकी में लखपति दीदी, रोपवे, होम स्टे का होगा प्रदर्शन। झांकी में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को भी दिखाया जाएगा और साथ ही उत्तराखंड के पारंपरिक अनाजों की भी झांकी में शामिल होने की बात कही जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड समेत 4 राज्यों की झांकी प्रदर्शित होगी। असम, गोवा और कर्नाटक की झांकी भी लाल किले पर प्रदर्शित होगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति वंदन महोत्सव कार्यक्रम में उमड़े जन सैलाब को प्रणाम करते हुए आगामी उत्तरायणी पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में विभिन्न महिला समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया है। अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए आत्मनिर्भर भारत को धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है, वहीं मातृशक्ति की प्रतिभा और कौशल को परिचित कराने का कार्य भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण में मातृशक्ति द्वारा दिए गए योगदान को कभी नहीं भूल सकते। साथ ही मातृशक्ति के सहयोग के बिना किसी भी समाज या किसी भी राष्ट्र का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया था और साथ ही आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का उद्घाटन है। उन्होंने मातृशक्ति के आह्वान करते हुए घर घर जाकर राम दीपोत्सव पर्व मनाने के लिए लोगों को जागरूक करने की बात कही। 22 जनवरी को हर घर दीप जले, हर मंदिर में भगवान राम का गुणगान किया जाए, जो कि भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है। रुद्रपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी नारी शक्ति कार्यक्रम में शामिल हुए और यहां पर उन्होंने माताओं बहनों का आभार जताते हुए कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इस दिन सभी लोग अपने घर में एक दीपक जलाएं और राम दीपोत्सव मनाने के साथ ही हमारे देश के लिए गर्व की ये बात है। साथ ही लोगों से उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा में लोग पहुंचे और इस दौरान कार्यक्रम में काफी लोगों की भीड़ उपस्थित रही। और हाल ही में उत्तराखंड कांग्रेस संचार विभाग की प्रभारी बनाई गई चयनिका उनियाल पंडा देहरादून पहुंची, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं इस दौरान चयनिका मीडिया से मुखातिब हुई और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की उन्होंने जानकारी दी। चयनिका पंडा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जो अन्याय इन 10 सालों में किया है, उसको लेकर के राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसमें बढ़ती बेरोजगारी दर, महंगाई, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, किसानों के मसले संबंधित कई महत्वपूर्ण विषय उठाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी, जिसमें देश के लोगों से जुड़ने की उन्होंने अपील की है। इस यात्रा का मकसद यही है कि पिछले 10 सालों में जो हमारे देश के जो विभिन्न वर्ग हैं उनके साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा हो, जिस तरह से किसानों के साथ में अन्याय हुआ, हमने देखा कि 1 साल तक किसान उन काले कानूनों के विरुद्ध जो है बैठे रहे सड़कों पे। करीबन 700 से ऊपर किसानों की मृत्यु हुई। जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा हो, चाहे ब्रजभूषण का मामला हो, चाहे आप बिल्किस बानो में केस में अपराधियों को छोड़ने का मामला हो, और जिस तरीके से अपराध दर बढ़ने का मामला हो, इन सारे मामलों में कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति जो असंवेदनशीलता जो दिखाई देती है केंद्र सरकार की। दूसरी तरफ बेरोजगारी दर बढ़ने की बात हो, पिछले दौरान जो है करीबन 3 गुना 4 गुना जो है बेरोजगारी बढ़ चुकी है। और वाणिज्यिक न्यायालय कुमाऊं डिवीजन हल्द्वानी का उद्घाटन भट्ट कॉम्प्लेक्स, रामपुर रोड, हल्द्वानी में मुख्य अतिथि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया गया। उद्घाटन में पहुंचे न्यायमूर्ति तिवारी, पुरोहित और थपलियाल का बार एसोसिएशन और अधिवक्ताओं द्वारा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। वहीं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि वाणिज्य कोर्ट कुमाऊं डिवीजन में
बन जाने से कुमाऊं की जनता और अधिवक्ताओं को इसका निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। इससे पूर्व कुमाऊं की जनता और अधिवक्ताओं को अपने बहुत से वाणिज्यिक संबंधित कार्यों के लिए देहरादून जाना पड़ता था, लेकिन अब से उनको वाणिज्य कोर्ट कुमाऊं डिवीजन हल्द्वानी में ही वो सभी सुविधाएं मिल सकेंगी। जितने भी कॉमर्शियल जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स होते हैं उससे रिलेटेड सारे वाद जो है उत्तराखंड के देहरादून में करने पड़ते थे, तो इसको देखते हुए जो आज ये है इस कोर्ट का उद्घाटन हुआ, तो निश्चित रूप से जितने भी प्रकार के बिजनेस से रिलेटेड वाणिज्यिक जो विवाद होते हैं उनका निस्तारण अब कुमाऊं में मिलेगा और इसका लाभ संपूर्ण कुमाऊं के लोगों को प्राप्त होगा और इसके लिए आपको अब देहरादून नहीं जाना पड़ेगा। लोगों के लिए एक सुविधा होगी कि जिस कार्य के लिए उनको अभी देहरादून जाना पड़ रहा था कॉमर्शियल लिटिगेशन के लिए, तो अब वो यहाँ से कल से कार्य शुरू हो जाएगा, तो कुमाऊं के अधिवक्ताओं को भी और वादकारियों के लिए भी उनको इसका फायदा पहुंचेगा। और ऋषिकेश में कोतवाल ने टैक्सी, टेम्पो और ऑटो वालों के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत टैक्सी, टेम्पो और ऑटो वाले अब मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। सभी चालकों को अपने वाहन के अंदर किराया सूची लगानी अनिवार्य होगी। अधिक किराया लेने की शिकायत मिलने पर संबंधित चालक का वाहन पुलिस सीज कर देगी। इस संबंध में इंस्पेक्टर शंकर सिंह बिष्ट ने टैक्सी, टेम्पो और ऑटो यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश उनको दिए हैं। वहीं मौके पर ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान को नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। खबर ऋषिकेश से आपको बता रहे हैं, जहां पर टैक्सी, टेम्पो और ऑटो चालकों की किराए को लेकर मनमानी जहां पर सामने आई, जिसके बाद से इंस्पेक्टर ने उनके साथ बैठक की और मनमाना के साथ जो किराया है वो वसूलने पर कार्रवाई करने की बात की है। उन्होंने कहा है कि सभी टैक्सी, ऑटो चालक जो है वो अपने टैक्सी के अंदर किराया चार्ट को लगाएंगे और उसी के अनुसार किराया लेंगे। अगर किसी ने भी मनमाना किराया वसूला तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। रहे हैं जहां पर सभी चालकों को दिशा निर्देश दिए गए कि किसी भी तरीके से मनमाने तरीके से किराया न वसूला जाए। सुमो, विक्रम और ऑटो यूनियंस की एक बैठक ली गई है यहाँ पे। इसमें ये शिकायतें आ रही थी कि इनके द्वारा निर्धारित उसमें जो है रेट लिस्ट नहीं चस्पा की गई है और जो यात्री उनसे इस तरह से मतलब शुल्क मिलने की शिकायतें आ रही थी। तो इसी संबंध में इनको यहाँ बुलाया गया, सबको निर्देशित किया गया है कि जितने भी जो यात्री इनकी गाड़ी में बैठे उनको पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक इनको छोड़ा जा रहा है और उनका जो है एक निर्धारित जो तय किया गया रेट है कि जिस गंतव्यों तक उनके उसको उसमें चस्पा करें। और साथ ही साथ जो चालक हैं कोई क्या कहते हैं नियम विरुद्ध वाहन न चलाए अपना। और देहरादून रोड पर शिव दुर्गा मंदिर में एक सिरफिरे ने पत्थर मारकर मंदिर में लगी भगवान की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं ने जब तक उसको पकड़ने की कोशिश की तब तक सिरफिरा चकमा देकर फरार हो गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने लगी। वहीं पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में दिखे व्यक्ति की पहचान की जा रही है। वहीं मंदिर का प्रबंध कार्य देख रहे सुनील शर्मा ने बताया कि बुधवार की शाम करीब 7 बजे एक सिरफिरा व्यक्ति मंदिर आया और उसने 3 बड़े पत्थर मंदिर के अंदर फेंके, जिससे एक मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई। ऋषिकेश से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एक मंदिर के पास एक सिरफिरा गुजरा और उसने मंदिर के अंदर पत्थरबाजी शुरू कर दी और इस पत्थरबाजी में एक मूर्ति भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद से पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। कैमरे खंगालने के बाद से एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ में आया और अब पुलिस जो है उसकी तलाश में जुटी है। साथ ही मंदिर प्रबंधक से भी जानकारी ली गई तो उसने बताया कि शाम को करीब 7 बजे की बात है जब वो सरफिरा इसके आसपास मंदिर के आसपास चल रहा था और इसी दौरान उसने 3 पत्थर उठाकर मंदिर की तरफ फेंके अंदर की तरफ, और उस दौरान एक मंदिर की मूर्ति भी क्षतिग्रस्त हो गई। शिव दुर्गा मंदिर की ये तस्वीरें हैं जहां पर व्यक्ति द्वारा अंदर पत्थर फेंके गए और यहीं पर एक मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई।
और राजकीय अस्पतालों में मरीजों के पर्चे पर ब्रांडेड कंपनियों की महंगी दवाइयां लिखने पर सरकार सख्त है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी कई बार कह चुके हैं कि कोई भी सरकारी अस्पताल का डॉक्टर बाहर की दवाइयां नहीं लिखेगा, मगर अस्पतालों में इसके उलट मामला देखने को मिल रहा है। जहां अस्पताल के डॉक्टर मरीज को बाहर की दवाइयां लिखते हैं, वहीं बाहर की दवाइयां लिखने के कारण मरीजों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि कम कीमत पर अपना इलाज करवाने आए मरीजों को अक्सर अस्पताल परिसर के बाहर किसी केमिस्ट से दवाइयां लेने का पर्चा थमा दिया जाता है, जिसके चलते मरीजों को मजबूरन महंगे रेट पर दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। अब मरीजों के पर्चे से बाहर की दवाइयां लिखने वाले डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। देखिए, हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस लिखित में भी पारित किए हैं सभी सीएमओस को कि जेनरिक ड्रग्स का ही प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स लिखें और इसका अगर अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये भी हम लोगों ने अवगत कराया है। समय समय पे जब हम लोगों की मीटिंग्स होती हैं सीएमओ के साथ और बाकी जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ, उन सबको हम लोग अवगत कराते हैं। जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, हमारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इसमें भी हम लोग रेगुलरली लोगों को अवगत कराते हैं कि ये एक जन भावना से जुड़ी हुई चीज है और हम बार बार उस जियो का भी उनको उल्लेख करते रहते हैं। तो इसका काफी हद तक मैं समझता हूं अनुपालन हो गया है। नहीं हो रहा है, वहां पे हम लोग कार्रवाई कर ही रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेसकोर्स बन्नू स्कूल में आयोजित राम राग एक संध्या राम के नाम भजन संध्या में शामिल हुए। उन्होंने पद्मश्री कैलाश खैर और कन्हैया मित्तल को सम्मानित करते हुए कहा कि कैलाश खैर और कन्हैया मित्तल अपने भजनों के माध्यम से दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। उनके भजन भाव विभोर करने के साथ ही दिल को छू जाने का कार्य करते हैं। दोनों गायकों के भजनों से पूरा वातावरण राममय होने के साथ ही बड़ी संख्या में उपस्थित लोग पूरी तन्मयता से श्री राम की भक्ति में सराबोर नजर आए। वहीं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस भजन संध्या में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रभु श्री राम हमारे आदर्श हैं, जिनकी सभी लीलाएं मानव जीवन में अनुकरणीय है। सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी मानव जीवन में हमारे और आपके लिए वे अवतरित हुए, क्योंकि उन्हें समाज को अच्छे मनुष्य बनो और अच्छे मनुष्य बनाओ का संदेश देना था। आगामी 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं और ये एक ऐसा अवसर है जिसके लिए हमने वर्षों से इंतजार किया है। और सरकार और राज्य चुनाव आयोग की ओर से अब तक निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है और इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने सरकार के जवाब से असंतुष्ट होते हुए शहरी विकास सचिव को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जसपुर निवासी अनीस ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जसपुर नगरपालिका सहित प्रदेश की नगर पालिकाओं का कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो गया है और लेकिन सरकार ने अब तक इसकी चुनावी घोषणा तक नहीं की है। इस पर कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर सरकार निकाय चुनाव को लेकर गंभीर होती तो अब तक निकाय चुनाव हो गए होते, लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है और न ही निकाय चुनाव को लेकर के सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि आखिर क्यों उत्तराखंड में हर मामले को लेकर हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। सरकार चुनाव कब तक कराएगी और सरकार का जवाब है 6 महीने के अंदर, लेकिन सरकार ने निकाय चुनाव न कराकर लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। सरकार निकाय चुनाव कराने के प्रति न कभी गंभीर रही है न गंभीर है। माननीय उच्च न्यायालय को पूछना पड़ रहा है कि आप चुनाव कब तक करेंगे और मजबूर होकर सरकार को जवाब देना पड़ रहा है कि हम 6 महीने के अंदर चुनाव कराएंगे। सभी झूठ अदालत में भी बोलने का काम भाजपा सरकार करती है, क्योंकि 6 महीने के अंदर तो आपके पार्लियामेंट के चुनाव होने हैं। क्या पार्लियामेंट के चुनाव नहीं कराएगी क्या? कब आप चुनाव कराएंगे? होना ये चाहिए था कि निर्वाचित प्रतिनिधि ही निर्वाचित प्रतिनिधियों को चाल देते
जो संविधान में व्यवस्था भी है, संविधान संशोधन भी कहता है, लेकिन सरकार ने लोकल बॉडी के चुनाव न करा करके जो स्थानीय निकाय के लोकतंत्र है, हमारा प्रथम श्रेणी का लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया है। और अब खबर रुद्रपुर से है, जहां गौशाला का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। वहीं गौशाला का उद्घाटन करते हुए विधायक अजीत कुमार उर्फ राजू यादव ने कहा कि आवारा गौवंश किसान की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या के निदान के लिए सरकार ने गौशाला का निर्माण करा दिया है। अब गांवों से लेकर हर संभ्रांत के लोगों की जिम्मेदारी है कि वे गायों की सेवा, उनके चारे की व्यवस्था से अपना सहयोग दे उसमें। और उन्होंने कहा कि गाय की सेवा करना सभी का धर्म है। हमारे समाज में गाय का भी काफी योगदान रहा है। सरकार ने आवारा घूम रहे गौवंश को सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए गौशाला का निर्माण कराया है और इसके लिए सरकार ने अलग से बजट का प्रावधान भी किया है, जिससे यहां पर रहने वाले गौवंश भूखे और प्यासे न रह सकें। उधमसिंह नगर के बाजपुर में कुछ दिनों पहले चीनी मिल परिसर से ट्रैक्टर चोरी हो गया था, जिसे पुलिस ने सफलतापूर्वक बरामद कर लिया है और साथ ही ट्रैक्टर सहित 3 चोरों को भी गिरफ्तार किया है। और पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने ट्रैक्टर चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि बाजपुर चीनी मिल से ट्रैक्टर चोरी होने की सूचना मिली थी, जिसका संज्ञान लेते हुए टीम गठित की गई। वहीं मौके से जानकारी प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति ने गन्ने से भरी ट्रॉली चीनी मिल में खड़ी की थी। टॉल का नंबर देर से आने की वजह से वो रात से ही पास में बने किसान भवन में जाकर सो गया। जब वो वापस लौटा तो ट्रैक्टर वहां से गायब हो चुका था। को बाजपुर चीनी मिल से एक ट्रैक्टर गायब होने की सूचना मिली थी। तत्काल थानाध्यक्ष बाजपुर के नेतृत्व में हमारी टीम मौके पर पहुंचेगी तो वहां पे ये जानकारी हुई कि सरफराज नाम के व्यक्ति हैं जो कि गन्ने से भरी हुई टाली ले आकर के वहां पे लगाए थे और किसी आवश्यक काम से वहीं पे छोड़ के चले गए थे। बाद में जब ये लौटे तो उनके जो ट्रैक्टर था वहां से गायब था। चूंकि पेराई का सीजन चल रहा है और बहुत सारी संख्या में काश्तकार वहां पे अपना गन्ने की ट्रालियां और जो अपने ट्रैक्टर है लेकर के आ रहे हैं और इस तरीके से चोरी की घटना को अंजाम देकर के एक सनसनी फैलाई गई थी। इसको हमने पूरी गंभीरता से लिया और इसके बाद 4 टीमों को बनाया गया। चारों टीमों ने बहुत संवेदनात्मक तरीके से और तकनीकी साक्ष्य संकलित किए, जिसमें हमें इस ट्रैक्टर को ट्रैक करने में सफलता मिली, जिसमें ये जानकारी लगी कि कुछ लड़के जो कि बुलेट से आए हुए थे और इनकी संख्या 3 थी। इन्हीं में से एक लड़के के द्वारा उसको चला करके ले जाया गया। इनको हमें मिलक खानम जो जनपद रामपुर है वहां से पकड़ने में सफलता मिली। घटना में जो ट्रैक्टर चोरी हुआ था उसको हमने बरामद कर लिया है। ये जो 3 अभियुक्त थे इनको भी हमने पकड़ लिया है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा जो घटना में प्रयुक्त बुलेट थी वो भी हमने बरामद कर ली है। साथ ही इनके पास जो 3 मोबाइल थे जिससे लगातार दूसरे के संपर्क में थे और पुलिस को घुमाने के लिए लंबे रास्ते का प्रयोग कर रहे थे और जिगजैग होकर के और ये फिर मिलक थानम में पहुंचे थे। पूछताछ में अभियुक्त गणों के द्वारा ये बताया गया कि ये गोपी गोविंदर सिंह नाम का एक लड़का स्वार का है और इसको एक ट्रैक्टर की जरूरत थी क्योंकि ये खनन और अन्य चीजों में वहां पे जुड़ा हुआ है रामपुर जनपद में। और इसके 2 साथी परमजीत और प्रदीप हैं, अमरजीत और प्रदीप, जो कि गन्ने लेकर के और स्वार क्षेत्र से यहाँ पे बाजपुर चीनी मिल में आते हैं और इनको यहाँ पता है कि जो काश्तकार हैं वो अपना ट्रैक्टर लगी हुई ट्रालियां वहाँ पे छोड़ के कई बार चले जाते हैं। ये मौके की तलाश में थे और ये सरफराज का जो ट्रैक्टर था उसका काफी दिनों से पीछा कर रहे थे और इनको उस दिन सफलता मिली 11 साढ़े 11 बजे करीब में, जब सरफराज अपना ट्रैक्टर छोड़ करके और कहीं चले गए थे तो इन्होंने हुक निकाला और लेकर के फिर ये ट्रैक्टर को वहां से चले गए। इस तरीके से ट्रैक्टर और घटना में प्रयुक्त बाइक और ये 3 मोबाइल हमने बरामद किया है। तीनों अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया। आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष हमारे द्वारा पेश किया जा रहा है। और रुद्रपुर जिले में ठंड के बढ़ते प्रकोप के चलते उधमसिंह नगर के जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 13 तारीख तक बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि पहले जिलाधिकारी ने 6 जनवरी से 10 जनवरी तक सभी स्कूलों में अवकाश की घोषणा की थी, लेकिन शीतलहर के चलते मौसम विभाग ने जिले में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते 11 तारीख की सुबह शीतलहर के साथ ही घना कोहरा होने की संभावना भी बताई जा रही है। और इसी को देखते हुए
जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने जिले में 11 जनवरी से 13 जनवरी तक सभी स्कूलों में अवकाश की घोषणा कर दी है। और देश भर में असमंजस की स्थिति बनने वाले कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 और इन्फ्लुएंजा के मामले को लेकर के उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और इसी बात को लेकर के उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि इन्फ्लुएंजा की जांच सभी लैब्स में चल रही है और जितने भी मामले आ रहे हैं उन सब पर कड़ी नजर रखी जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि JN1 को लेकर के उत्तराखंड में किसी भी संदिग्ध में पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और हाल ही में 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है, जिसके साथ ही अभी कोई भी ऐसी घबराने वाली बात सामने नहीं आई है। नहीं, इन्फ्लुएंजा की जांच चल रही है, हमारी लेबोरेटरीज में चल रही है और अभी जितने भी केसेस आ रहे हैं उसको एक क्लोज मॉनिटरिंग हमारी बनी हुई है और जहां पे JN1 वगैरह के स्ट्रेन है वो अभी इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि सैंपलिंग इत्यादि के लिए उसमें समय भी लगता है, हफ्ता 10 दिन का समय लगता है। जो 2 पेशेंट्स हमारे आए थे कोविड पॉजिटिव अभी हाल ही में, तो उनका हम लोगों ने जांच के लिए भेज दिया है और वैसे कोई घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सिचुएशन कंट्रोल में है और स्थिति पे हम लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं। सर्दी खांसी के बाद जो है देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर कोरोना के नई वेरिएंट JN1 को लेकर के लगातार सरकार तैयारियों में लगी हुई है, प्रशासन की भी लगातार तैयारियां है। इसी बीच जो है तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और खटीमा में सुरई वन रेंज के अंतर्गत सरपुड़ा गांव के जंगल किनारे सुबह टहलने गई महिला पर बाघ ने हमला कर दिया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक महिला का नाम सुभावती देवी है, जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल है। आपको बता दें कि बाघ घात लगाकर बैठा था, तभी अचानक उसने महिला पर हमला कर दिया और जंगल में खींचकर उसको ले गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय ग्रामीणों में हड़कंप और चीख पुकार मच गई। साथ ही सूचना पाकर वन विभाग भी मौके पर पहुंच गया और इसी के साथ ही बंदर वक्त गाड़ी के साथ जंगल में महिला की तलाश शुरू कर दी गई और कड़ी मशक्कत के बाद से बाघ के चंगुल से शव को बरामद कर लिया गया। तो इस तरीके की विगत 2 वर्षों के अंतर्गत कम से कम 10-11 घटनाएं घट चुकी हैं हमारे जाओ परसा से लेकर के नवदिया तक। और इन घटनाओं से हमारे क्षेत्र के लोग बहुत ही भयभीत हैं। उनके अपने पशुपालन से संबंधित कार्यों के लिए, जलौने के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो हम प्रशासन से और वन विभाग से ये मांग करते हैं कि जो ये हमलावर बाघ हैं ये एक ही हैं या अलग अलग हैं। अगर एक ही हैं तो इसको पकड़ने के लिए प्रशासन पूरी जांच करे, इनके सैंपल भेजे अपने जो भी लैब होते हैं उनको, और नहीं उसके अलावा ये क्लियर नहीं हो रहा है तो कम से कम हमारी बस्ती के चारों तरफ सोलर फेंसिंग हो कि अचानक से जंगली जानवर बस्ती में ना आ पाए और जिससे कि आम लोगों का जीना थोड़ा सा सुकून हो सके। सुबह हमको सूचना मिली थी कि जो हमारा सरपुड़ा ग्राम है सुरई रेंज में स्थित, उसके जंगल से लगे हुए क्षेत्र में एक महिला शौच के लिए बाहर गई थी। तो सुबह 6:30 बजे की घटना है और बताया गया कि उसको बाघ के द्वारा उस पर हमला कर दिया गया है। तो हमने उसकी शव ढूंढने की काफ़ी प्रयास किया, तो अभी उसका शव भी हमको मिल गया है। और इस महिला का नाम शुभावती बताया गया है, पत्नी श्री बिरजा प्रसाद। इसकी उम्र 50 वर्ष के लगभग थी और महिला सुबह शौच के लिए जंगल की ओर को गई थी। तो जो प्राथमिक सूचना हमें प्राप्त हुई है उसमें यह बताया गया है। अभी कुछ समय से हमने काफ़ी यहाँ पर प्रयास करे थे कि हम जितना मिनिमाइज कर सकें इस संघर्ष को, जितना कम से कम हो सके इस प्रकार के संघर्ष को, मानव वन्यजीव संघर्ष को हम नियंत्रित करें। खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। उत्तराखंड की खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।